मैं नहीं तो कोई और सियालकोट से नवाज शरीफ का परचम बुलंद करेगा। ख्वाजा आसिफ का अपनी नाहनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। और कराची में बिजली की लोड शेडिंग और पानी के बहरान के खिलाफ जमात इस्लामी की हड़ताल। छोटे ताजरों और ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का इजहार यकजहती। स्ट्राइक की हिमायत। शारा फैसल और मलिर काला बोर्ड पर धरना। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तो जनाब आपने टॉप स्टोरीज हमारी जान ली और इस वक्त मैं देख रही थी कौमी इक्तिसादी सर्वे जो है वो कल रिपोर्ट पेश की गई है और बड़ी लंबी चौड़ी ये रिपोर्ट है, इसकी बड़ी लंबी सारी डिटेल्स हैं और देखना यही है अब कि हुकूमत ने जो मतलूबा अहदाफ थे वो हासिल किए या नहीं किए। इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। क्या बात है जी, मैं और ओवेस जो है एक साथ वेलकम बैक कह दिया हमने, लेकिन हम एक साथ मुख्तलिफ शहरों की तरफ नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ओवेस ले रहे हैं हमारा पहला वो शहर जहाँ से हम जानेंगे अपडेट्स। रुख करने जा रहे हैं, टॉप स्टोरीज तो हमने जान ली। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, वसीम रजाक हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद में क्या डेवलपमेंट आज होने जा रही है? कल ख्वाजा आसिफ को नायल किया गया, आज क्या होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वसीम आपको आवाज आ रही है? चलिए जी, वसीम से जैसे हमारा राब्ता होगा तो वसीम से कनेक्ट करेंगे, लेकिन अब बढ़ते हैं हम पेशावर की जानिब जहां पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा सबा रानी। कैसी है सबा? गुड मॉर्निंग आज। गुड मॉर्निंग टू यू टू। और अगर आज के मौसम जो है पेशावर में उस हवाले से बात की जाए तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। कुछ दिन पहले जो सूरज बादलों में आंख मचोलियाँ खेल रहा था, अब तो बादल का नामो निशान आपको आसमान पर दिखाई नहीं देगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि वो लोग जो दिन के टाइम पे गरम गरम हलवा पूड़ी के पीछे घूम रहे होते थे और शाम को चाय पकौड़ों के लिए घूम रहे होते थे, वो अब आपको अक्सर जो है तो जूस स्पॉट्स पर दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आज के इवेंट्स के हवाले से अगर बात की जाए और जो यहाँ पर सियासी मर्दनामा है उसके हवाले से बात की जाए तो इलेक्शन के नज़दीक आते ही हर कोई यहाँ का रुख कर रहा है। जितने भी सियासी लीडर्स हैं वो खैबर पख्तूनख्वा भी आ रहे हैं और कैंपेन्स चला रहे हैं। आज भी इमरान खान जो है वो निजी होटल में यूथ समिट में जो है तो 43 यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको चेक्स फराहम करेंगे। आज जो हैं तो निश्तर हॉल में जाकर एक तकरीब से खिताब करेंगे। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान जो JUI के अमीर भी हैं वो जलसागाह में मर्दान में जाकर खिताब करेंगे। इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया पेशावर के ज़ेर एहतमाम आज खुली कचहरी का इनेकाद भी किया जाएगा, जो कि गुरुद्वारा भाई जोगा शाह में उसका इनेकाद किया जा रहा है। और वहाँ पर जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं पेशावर से सबा रानी हमारे साथ मौजूद थी और तमाम तफसीलात बता रही थी कि आज पेशावर में क्या क्या होने जा रहा है। इमरान खान साहब आज कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स के अंदर कुछ चेक्स वगैरह तकसीम करने जा रहे हैं। MMA के हवाले से उन्होंने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान आज उसकी सरबराही करेंगे। पहला इजलास होने जा रहा है, MMA बहाल हो चुकी है। अब हम रुख करेंगे इस्लामाबाद जहां हमारे नुमाइंदे वसीम रज़ाक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज इस्लामाबाद में क्या डेवलपमेंट है नई। वसीम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वसीम आपको आवाज आ रही है? आई थिंक वसीम को आवाज नहीं जा रही है। जैसे हम वसीम को कनेक्ट करेंगे तो फिर लेटर ऑन हम वसीम से बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल मुख्तलिफ शहरों के हालों में अगर बात की जाए तो मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अब गर्मियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं, सीज़न चेंज हो रहा है, वैसे वैसे एक ज़बरदस्त महीना भी आने वाला है और वो महीना है रमज़ान का महीना, जिसको वेलकम करने के लिए कई दिनों पहले से ही जो है वो तैयारियां शुरू हो जाती हैं और हर बंदे की ज़बान पर ये होता है कि जी रमज़ान आने वाले। तो जब रमज़ान आने वाले होते हैं उससे पहले ही हम बड़ा सोच रहे होते हैं कि इस दफ़ा इफ्तार में और इस दफ़ा हमने किस तरीके की जो है वो इफ्तारी बनानी, बनाने, समोसे बनाने और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे इफ्तार में शामिल होती हैं। लेकिन उससे भी पहले हम सबसे ज़्यादा जो है वो ये सोच रहे होते हैं कि जी किस तरह के मसालों का इंतखाब किया जाए, किस तरह के स्पाइस का इंतखाब किया जाए। तो इस हवाले से भी मज़ीद हम डिस्कशन करेंगे कि जी रमज़ान में आपके इफ्तार में जो आपका दस्तरख्वान होता है वो किस तरीके से बेहतर हो सकता है और उसके अंदर किस तरीके से स्पाइस आ सकती है, मज़ा आ सकता है। लेकिन अभी वसीम रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, तो उनसे मज़ीद अपडेट्स देते हैं। वसीम गुड मॉर्निंग, आज क्या अपडेट्स है?
जी सबा, बिल्कुल वफाकी दारकूमत में आज तो सिर्फ बजट का ही शोर सुनाई दे रहा है। आज शाम को कौमी असम्बली में जो छठा बजट पेश किया जाएगा, आज आखिरी बजट इस हुकूमत का की जानब से पेश किया जाएगा। अपोजिशन जमातों की जानब से काफ़ी ज़्यादा शदीद रद्दअमल का जो है सामना करना पड़ रहा है हुकूमत को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि हुकूमत को 5 साल मुकम्मल कर चुकी है और अब उसको जो छठा बजट है वो पेश नहीं करना चाहिए और तीन माह के जो निगरान सेटअप के लिए सिर्फ बजट पेश करना चाहिए। लेकिन आज शाम को 55 खरब रुपए का जो खुजम का जो बजट है मिफ्ता इस्माइल की जानब से पेश किया जाएगा, क्योंकि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना यहाँ पर नहीं है। बजट तकरीर मिफ्ता इस्माइल करेंगे आज शाम को और इसमें जो है जो 10% के करीब मराहत और सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे के लिए 10% मुकर्रर किए गए हैं। तरक्याती का फंड जो है 1030 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। से अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और डेफिनेटली आज बजट पेश होने जाना है और अब देखना है कि बजट जो है आवाम के ऊपर महंगाई का कितना बॉम्ब गिराता है। खैर, हम बात कर रहे थे स्पाइस के हवाले से, मसालों के हवाले से, रमज़ान के हवाले से, और अगर बात की जाए मसालों की जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होते हैं कि जी अगर हमने कोई चीज़ फ्राइज़ बनाने हैं, पकौड़े बनाने हैं, तो उसमें ये जो मसाकों का मसाला है ना, ये कोटेड ज़बरदस्त किस्म का मसाला है। इसके साथ जो है वो आपने इतना ज़बरदस्त आपका डिलिशियस जो है वो कोई भी मील तैयार हो सकता है। आप सही कह रही है, मील तैयार हो सकता है। आमतौर पर रमज़ानों के अंदर टाइम की वैसी शॉर्टेज होती है, आपको मुख्तसर वक्त में, महदूद वक्त में बहुत सारी चीज़ें मेन्यू के अंदर बनानी होती हैं। तो क्रिस्पी फ्राई इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आप फौरी तौर पर इंस्टेंटली कुछ ना कुछ बना सकते हैं जो भी आपको खाना है उसके हवाले से। तो एक इसमें जो चीज़ है क्रिस्पी फ्राई, वो कोडिंग के हवाले से आमतौर पर ख़वातीन घरों में टोटके इस्तेमाल करती हैं, ब्रेड क्रम्स वगैरह इस्तेमाल करती हैं, तो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो टाइम टेकिंग काम होता है और रमज़ान में टाइम होता नहीं है। तो आपको टाइम बचाने के लिए क्रिस्पी फ्राई इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप विद इन 20 to 30 मिनट्स आप जो भी मेन्यू तैयार करना चाह रहे हैं वो तैयार कर लें। और वैसे भी तो रमज़ानों में टाइम कितना कम होता है। और अगर ओवरऑल अगर आप शाम की बात करें और आपका दिल चाह रहा है कि आप कुछ लाइटर वे में खाएं, तो आप क्रिस्पी फ्राई के साथ ये तमाम चीज़ें बना सकते हैं। इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है और ये फ्लेवर्ड भी है। मतलब एक होता है ना कि जी हमने कह दिया कि जी स्पाइसी है, लेकिन सिर्फ स्पाइसी होने की हद तक नहीं है। जब आप इसको खा रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप एंजॉय करते हैं। हाँ, आमतौर पे घर में दाल बनती है या कोई और ऐसा सालन बनता है, सब्जी बनती है जो आपको अच्छी नहीं लग रही होती, तो आप उसमें फ्लेवर डाल के उसको पाउडर डाल सकते हैं और उसमें फ्लेवर आ सकता है, तो आपका खाना यकीनन लजीज हो जाएगा और आप उसे भरपूर एंजॉय कर सकेंगे। बिल्कुल। और इतनी हम बात कर रहे हैं क्रिस्पी फ्राइयों के हवाले से, इतनी हम बात कर रहे हैं समोसे पकौड़े के हवाले से, तो मेरी एपेटाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है और जहन में बार बार मुझे जो है वो रमज़ान का ख्याल आ रहा है और हम यही सोच रहे हैं कि रमज़ान में कितनी ज़बरदस्त हमारे लिए डिशेज होती हैं। इस हवाले से भी मजीद हम डिस्कशन। लेकिन पता है सबा, आपको रमज़ान में आप खाना तो बहुत खा लेते हैं, लेकिन साथ में आपको फिटनेस की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। फिटनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वही मैं कह रही थी कि इस हवाले से हम मजीद भी डिस्कशन करेंगे। और फिटनेस के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तैमूर महमूद साहब, जो कि यंगेस्ट ट्रेनर हैं और साथ साथ इन्होंने स्पोर्ट्स साइंस में मास्टर्स भी किया है और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, यंगस्टर को भी सिखाते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? Thank you so much. Good morning to you too, and thank you for having me here. I'm good. सही। अच्छा, ये बताइए कि जो आपका ट्रेनिंग का सिलसिला है ओवरऑल, ये कब से आपने स्टार्ट किया और किस तरीके से आप इसको लेकर चल रहे हैं? एक्चुअली स्टार्ट हुआ है मेरी फैमिली से, क्योंकि जो मेरी फैमिली है उसके अंदर सारे जो लोग हैं वो स्पोर्ट्समैन है। माय फादर, माय अंकल्स, वो स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट से वो रिलेट करते हैं। सम आर कोचेज नाउ, सम आर ट्रेनर्स नाउ। सही। सो आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग इन 12th, बट मैं अपने फादर के साथ एक स्पोर्ट्स मेडिसिन कॉन्फ्रेंस के अंदर गया था, जहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में, स्पोर्ट्स साइंसेस के बारे में कुछ लेक्चर्स लिए थे। एज ए स्टूडेंट मैं वहाँ गया था, तो वहाँ से मुझे इस चीज़ का शौक़ हुआ। तो फिर मैंने परस्यू किया अपनी स्पोर्ट्स मेडिसिन, क्योंकि अभी हमारे यहाँ ग्रेजुएट है नहीं कोई डिग्री, तो मैंने स्पोर्ट्स साइंस के थ्रू जो है वो इस कैरियर को परस्यू किया। और जब मैंने इसके साथ साथ मैं काम करता रहा, चीज़ें करता रहा, इंटर्नशिप्स करता रहा, तो जिस मैंने एसोसिएशन में स्पोर्ट्स मेडिसिन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल 2013 में मैं एज अ पार्टिसिपेंट वहाँ गया था, आज मैं उसी एसोसिएशन का एसोसिएट मेंबर हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त, ये बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है। तैमूर, आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग से बिल्कुल आपने एक यू टर्न लिया और आप आ गए स्पोर्ट्स साइंसेस की तरफ, उसमें मास्टर्स कर लिया। इसमें इतना एक्सपोजर आपको नज़र आया कि आपने इसको परस्यू कर लिया? और जो यंग आने वाले हैं, न्यू कमर्स हैं, एमेचर्स हैं, उनके लिए क्या कहोगे, कैसे आए इस फील्ड के अंदर? एक्सपोजर तो मुझे ये बिगिनिंग ऑफ माई चाइल्डहुड मुझे पता था, क्योंकि मेरी फैमिली इधर थी। इंजीनियरिंग में कर रहा था, क्योंकि उस वक्त हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इंजीनियरिंग बायोलॉजी के अलावा कोई हमारे पास और दूसरा ऑप्शन नहीं होता इंटर के अंदर। तो मैंने इंजीनियरिंग के लिए परस्यू किया था। मैं साथ साथ क्रिकेट खेल रहा था। तो उसके बाद जब मुझे ये पता चला कि इसके अंदर इस फील्ड में इतना एक्सपोजर है, स्पोर्ट्स मेडिसिन एसोसिएशन के साथ जब मैं लिंक्ड अप हुआ, वहाँ मुझे पता चला कि
स्पोर्ट्स के अंदर सिर्फ कोचिंग और ट्रेनिंग के अलावा और भी बहुत सारी फील्ड हैं। यू कैन बी न्यूट्रिशनिस्ट, यू कैन बी एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, यू कैन बी ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इन इट। सो जब मुझे वहाँ पता चला, साथ साथ मैंने काम किया, तो अब एक्सपोजर है, जब भी मैं एट द एज ऑफ 23 यहाँ पे बैठा। जबरदस्त, बिल्कुल। और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप इतना ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। अच्छा, फिटनेस के हवाले से जब बात होती है ना, तो फिटनेस के लिए सब बातें भी बड़ी गौर से सुनते हैं कि हम कैसे फिट रह सकते हैं, और फिटनेस के हवाले से सब सोचते भी बड़ा ज़बरदस्त है कि कल से हम भी कुछ ऐसे ही ट्राई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता क्योंकि आपकी जो रूटीन है, आपका जो स्केड्यूल है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो रनिंग होता है और आपके पास टाइम नहीं होता कि आप कोई जिम जाएं, ज्वाइन करें, मोटिवेशन लूज कर देते हैं। तो फिर वो आपका कहीं जो फिटनेस का ख्याल है ना, वो रह जाता है और आप कहते हैं वन डे आई विल डू दिस। घर बैठे और वो कल कभी नहीं आता। आप कहते हैं कल करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहा है, वो कल कभी नहीं आता। तो घर बैठे ऐसा कुछ मुमकिन है? घर बैठे ऐसे बहुत सारे वर्कआउट्स हैं जो आप बॉडी वेट के साथ अपने घर के अंदर विदाउट इक्विपमेंट्स बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हम लोग मोटिवेशन लूज करते हैं, उसका इशू ये है कि हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं ऑन कॉस्मेटिक फिटनेस। फिटनेस की जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ वेइंग स्केल और मेजरिंग टेप्स के साथ है। हम ये नहीं देखते कि हम इतने फिट हों कि हम अपने एडियल एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ कर सकें। हम बस ये देखते हैं कि हम अच्छे लगें, थोड़े से मसल्स हों, थोड़ी सी बॉडी टोन हो और बस वेट हमारा कैटेगराइज हो। लेकिन जो फिटनेस है, एक्चुअल फिटनेस है कि आप अपने तमाम डेली रूटीन के काम अच्छे तरीके से और विदाउट एनी फटीक और बहुत सारी विगरस एक्टिविटीज़ कर सकें। तो हमें चाहिए कि हम उस फिटनेस की तरफ जाएं। ऑब्वियसली ट्रेनर्स आर गेटिंग ट्रेंड, पढ़ रहे हैं बहुत सारे मेरे साथ, और मेरे जूनियर स्टूडेंट्स हैं स्पोर्ट्स साइंस में ग्रेजुएट कर रहे हैं। फिटनेस ट्रेनिंग के कोर्सेज पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं होते, लेकिन एज ए स्पोर्ट्स मेडिसिन एसोसिएट मेंबर हम लोग फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर यूके की जो सर्टिफिकेशंस है वो पाकिस्तान के अंदर ला रहे हैं, जो इन द एंड ऑफ जुलाई या एंड ऑफ जून इंशाल्लाह हम लोग फिगर आउट कर लेंगे कि वो कब होगी। तो ट्रेनर्स के लिए हमारा यही है कि वो आएँ, ट्रेन हो, और बहुत सारे कराची में, पाकिस्तान में ट्रेनर्स बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं जो अब सिर्फ कॉस्मेटिक फिटनेस की तरफ नहीं है। वो चाहते हैं कि लोग अपने एडियल्स भी अच्छी तरीके से। चलें जी, तैमूर से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है फिटनेस के हवाले से, और आज जैसा कि आपने बताया कि रमज़ान भी आने वाला है, तो तैमूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद भी टिप्स लेंगे और देखेंगे कि आप अपने आप को कितना हेल्दी और फिट रख सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और तैमूर से बात करेंगे। Stay with us. Keep watching Good Morning. वेलकम बैक अगेन। तो जनाब, जब हम ब्रेक पर गए थे तो हम बात कर रहे थे फिटनेस के हवाले से, और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली फिटनेस के हवाले से करेंगे। लेकिन इस दफ़ा जो फिटनेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं वो कुछ मुख्तलिफ भी है, अनोखी भी है और बड़ी मज़े की भी है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। क्योंकि यूजुअली हमने सुना होगा कि हमने ये सुना होता है कि जी ट्रेनर्स होते हैं, फिटनेस ट्रेनर होते हैं, सीनियर भी होते हैं, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कुछ कोर्सेज भी किए होते हैं। लेकिन कभी आपने स्पोर्ट्स मेडिसिन के हवाले से ये वर्ड नहीं सुना होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को इस वर्ड की, इस कोर्स की, इस पूरे जो प्रैक्टिस है उसकी नॉलेज ही नहीं है या अवेयरनेस नहीं है। लेकिन तैमूर हमारे साथ हैं और तैमूर ने डेफिनेटली इस पे काम किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है। तो तैमूर, सबसे पहले जो है आप स्पोर्ट्स मेडिसिन को डिस्क्राइब कीजिए, बताइए कि कितना बेनिफिशियल है और लोगों को क्यों इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। एक्चुअली एज एवरीवन नोज के अब स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और फिटनेस इंडस्ट्री जो है वो कमर्शलाइज होती जा रही है। हर चीज़ जो है वो पहले एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में और कॉम्प्लेक्स उसमें आती थी, लेकिन अब हर चीज़ को डिवाइड और कैटेगराइज कर रहे हैं। राइट। इसी तरह जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है उसने कैटेगराइज कर दिया है स्पोर्ट्स की हर फील्ड को अलग अलग। स्पोर्ट्स मेडिसिन बेसिकली यू कैन से इट्स एन अम्ब्रेला, जिसके अंदर स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें लाई कर रही हैं। लाइक स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी भी है, उसके अंदर न्यूट्रिशन भी है, उसके अंदर ट्रेनिंग भी है, उसके अंदर साइकोलॉजी भी है, और भी जितनी चीज़ें जो स्पोर्ट्स से रिलेट करती हैं वो तमाम चीज़ें स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर होती हैं। और जो एक टीम कोई बड़ा इवेंट खेलने या ओलंपिक्स खेलने या कोई भी ऐसी चीज़ खेलने जाती है जिसके साथ एक सपोर्टिंग स्टाफ होता है, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट, मसाजर, ट्रेनर, कोचेस, वो एक स्पोर्ट्स मेडिसिन टीम कहलाते हैं। ये तो बहुत एक बड़ी वास्ट फील्ड और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर अगर बात की जाए जी बहुत। तो अगर कोई करियर परस्यू करना चाहता है जिस तरह आपने किया 23rd ऑफ एज के अंदर, कोई बंदा इस एज में तो लोग ज्यादातर स्पोर्ट्समैन बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप ट्रेनर बन गए, दूसरे लोगों के लिए क्या पैगाम है या दूसरे लोगों के लिए क्या गाइडलाइंस हैं कि ये रोड मैप आप फॉलो करें और ट्रेनर बन जाएं? एज यू सेड अर्लियर कि इसके अंदर मॉडिफिकेशंस बहुत हैं, इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो इसीलिए डिपार्टमेंट है जिन पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं एक्चुअली। तो उसके अंदर कैरियर परस्यू करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर जैसे बीइंग अ स्पोर्ट्स साइंस ग्रेजुएट, मैंने
ट्रेनिंग की तरफ स्पेशलाइज किया है। मैं अभी बहुत सारे कोर्सेज कर भी रहा हूँ, एमफिल कर रहा हूँ साथ साथ इसी फील्ड के अंदर। अरे जबरदस्त, क्या क्या काम कर रहे हो? फिटनेस ट्रेनर के और कोर्सेज कर रहा हूँ। अभी करंटली मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके साथ काम कर रहा हूँ। तो लोग इस वक्त जो खेल रहे हैं अगर वो साथ साथ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें तो इसके अंदर वो जरूरी नहीं कि ट्रेनिंग की तरफ ही हैं। दे कैन बी अ न्यूट्रिशनिस्ट, दे कैन बी अ स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट, दे कैन बी अ स्पोर्ट्स मसाजर। जबरदस्त बात आपने की है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर इतनी सारी फील्ड है, जरूरी नहीं है कि वो ट्रेनर बने या वो फिटनेस से ही उनका ताल्लुक हो, वो कुछ और शोबा, कुछ और डिपार्टमेंट्स में भी जा सकते हैं। साइकोलॉजी पे काम कर सकते हैं, साइकोलॉजी पे काम कर सकते हैं, ट्रेनिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, फिटनेस के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत सारे जो स्पोर्ट्स मेडिसिन की हमारी जो एसोसिएशन है पाकिस्तान में, अभी एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशनल चीज़ें कराती है, उसके लिए हम स्पोर्ट्समैन के लिए और जो ट्रेनर्स काम कर रहे हैं या ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए हम बहुत सारे कोर्सेज भी कराते हैं, जिसके अंदर CPR, बेसिक लाइफ सपोर्ट कोर्सेज, सेमिनार्स। अभी लास्ट ईयर हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई थी जहाँ 14-15 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे पाकिस्तान के अंदर आफ्टर 13 ईयर्स। तो उन लोगों के लिए हमने एक वो रखा था, तो वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है यंगस्टर्स के लिए कि वो इस कैरियर को परस्यू करें। अच्छा तैमूर, मुझे ये बताओ, आमतौर पे तुमने जैसे पहले इब्तदाई में कहा कि लोग इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, कॉमर्स की तरफ जाते हैं, बिजनेस की तरफ जाते हैं, आर्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ इतना रुझान नहीं है। तो इस रुझान में इजाफे के लिए क्या करना चाहिए खुद सोसाइटी को, प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को? स्पोर्ट्स की तरफ आई मस्ट से कि रुझान बहुत है, स्पोर्ट्स की एजुकेशन की तरफ बिल्कुल भी नहीं। मैं उसी तनाजुर में बात कर, मैं उसको करेक्ट कर रहा था कि स्पोर्ट्स की एजुकेशन की तरफ इसलिए नहीं है कि जब मैं खुद गया था, जब मैं स्पोर्ट्स साइंसेस के अंदर गया था, तो मेरे जो रिलेटिव्स थे या जो भी दोस्त थे वो वही कि यार इंजीनियरिंग छोड़ के वहाँ चले गए। लेकिन बात यही होती है कि मैं अपने या जो जूनियर्स हैं या अपने क्लास फेलोज हैं उनको भी ये कहता हूँ कि आपकी लोग आपको एक रेट जब करेंगे जब आप खुद अपनी एक कोई सक्सेस स्टोरी बनाओगे। जब आप कोई स्पोर्ट्स साइंस से कोई जाके बंदा एक सक्सेसफुल बंदा बनता है तो फिर लोग पूछते हैं अच्छा ये क्या करके गया, स्पोर्ट्स साइंस करके। जैसे अब मुझसे पूछते हैं कि यार आज अभी पूछेंगे यार मॉर्निंग शो पे कैसे बैठे हुए थे, तो उनको पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स साइंस इज अ थिंग जो अगर आप करके आओ तो ये बहुत अच्छा कैरियर है। एकेडमिक बैकग्राउंड इसका होना बहुत जरूरी है, तब जाके आप अच्छा एक प्रोफेशनल के तौर पे सामने आ सकते हैं और आप करियर परस्यू कर सकते हैं। तैमूर, आपने जहाँ पर स्पोर्ट्स साइंसेस के हवाले से बात की है, तो यूजुअली यही होता है कि हमारे यहाँ लोगों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, लेकिन शायद उसकी फील्ड को पढ़ने का, उसको समझने का शौक नहीं है। सिंगिंग का बड़ा शौक है, लेकिन सिंगिंग सीखने का शौक नहीं है कि अगर आप इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो आप इसको पढ़कर या स्टडी कर आ जाएं। यूजुअली यही होता है। लेकिन डेफिनेटली आपके जैसे लोगों से लोगों को इंस्पिरेशन तो मिलती है। जब आप ट्रेनिंग दे रहे होते हैं क्रिकेटर्स को, जब आप ट्रेनिंग दे रहे होते हैं दीगर और लोगों को जो फिटनेस के लिए आते हैं, वो ये नहीं कहते तैमूर यू आर सो यंग, आप इतनी जल्दी ट्रेनर, ऐसा कुछ नहीं होता? ऐसा बिल्कुल बहुत होता है, जरूर होता है। जहाँ जाते हैं यार तुम्हारी खुद सीखने की हर जगह ये होता है। क्रिकेट के लिए अप्लाई करो। बिल्कुल, अभी मुझे याद है रिसेंटली मैंने एक फॉरेन जॉब के लिए अप्लाई किया था एप्लीकेशन के लिए, तो उन्होंने मेरी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देख के, बैकग्राउंड देख के, CV देख के उन्होंने बोला यू आर परफेक्टली फिट फॉर दिस जॉब, बट आप अभी यंग हो। क्योंकि बच्चों के लिए चाहिए तो वो तो अभी आपकी एज के होंगे, तो ये चीजें आती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसको सपोर्ट भी करते हैं, जैसे जहाँ स्पोर्ट्स मेडिसिन एसोसिएशन, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं उनके लिए जाके लेक्चर्स देता हूँ यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटीज के अंदर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में, जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ मैं लेक्चर देता हूँ। स्टेट बैंक है, उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं जी, आपसे सारे बड़े प्लेयर्स हैं, मगर आए इनको ट्रेनिंग कराएं। अच्छा तैमूर, चलो ये तो बात हो गई करियर परस्यू करने के हवाले से और कामयाब किस तरह हुआ जा सकता है स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर, क्योंकि अब ये बिल्कुल प्रोफेशन बन चुका है, एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताओ कि जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि इतनी बिजी रूटीन के अंदर आज का दौर आपको पता है कैसा है, सबके पास वक्त नहीं है। उस वक्त की कमी के अंदर आप कौन सी ऐसी हेल्दी डाइट अपनाएं या कौन सी ऐसी हेल्दी रूटीन बताएं, ये से अलग अलग बताइएगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे अपना कर इंसान फिट रह सकता है। फॉर फिटनेस जो लोग कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा हम ट्रेनर्स को सुनने को मिलती है, जी हम बहुत सारा काम करते हैं, दिन भर हम ऑफिस में भागते दौड़ते हैं, या जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं या हाउस वाइफ होती हैं कहते हैं वी डू लॉट ऑफ हाउस चोर्स एंड ऑल, लेकिन हम जो है वो फिर भी फिट नहीं है। हम जो है वो जो लोगों का जनरल मसला है, तो उसके लिए लोगों को पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएट के फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज रूटीन है क्या। एक्सरसाइज रूटीन इज समथिंग दैट इज यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज रूटीन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो कहीं जाएगा हमारा गुड मॉर्निंग आज में। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आके मजीद डिस्कशन करेंगे हम फिटनेस के हवाले से। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब बात हो रही है फिटनेस के हवाले से। तैमूर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, 23 साल के हैं और ज़बरदस्त बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, क्रिकेट टीमों को ट्रेन कर रहे हैं और लोगों के पर्सनल ट्रेनर भी हैं। तैमूर, डाइट के ऊपर बात हो रही थी और उससे पहले बात हो रही थी कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिसको अपना कर लोग फिट रह सकते हैं आज के इस भरे हुए दौर के अंदर जब आपके पास टाइम नहीं है। तो कुछ आप हमें एक्सरसाइजेज बता सकते हैं डेमोस्ट्रेट करके? डेमोस्ट्रेट करके बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर डाइट की बात करें जो रिलेट करता है फिटनेस के साथ, तो डाइट का फिटनेस के अंदर हेल्दी रहने के लिए अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यू कैन से कि 80% हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसके अंदर डाइट का रोल होता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें आप 100 कैलोरीज 200 कैलोरीज 1000 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, मगर डाइट आपकी वो है नहीं कि जिसके अंदर आप 1500 कैलोरीज 2000 कैलोरीज ले रहे हैं, तो फिर उस वर्कआउट का कोई इतना आपको फायदा नहीं है। वो इफेक्ट जब भी होगा जब जो है आप जो है वो डाइट को बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और फिर साथ में खाना बहुत सारा खा लेते हैं, तो बर्गर खा लेते हैं। अच्छा, डेमो देने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैं ब्रेक के लिंक में आपसे पूछ रही थी, ट्विटर में देख रही थी, तो किसी ने पूछा था जी हेल्दी लोग वेट अपना कैसे लूज करेंगे, तो ये हेल्दी है अगर तो फिर तो कोई अच्छी बात है। वो हेल्दी वही मिसकंसेप्शन है कि जो थोड़ा मोटा है वो हेल्दी है। अनहेल्दी लोग जो अपना लूज वेट करेंगे वो एक्सरसाइज करें और थ्रू डाइट अपनी डाइट को प्रॉपर करें, मॉनिटर करें अपनी कैलोरीज को। अब पाकिस्तान में भी और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी टेक्नोलॉजी जैसी आ गई हैं जो कैलोरीज काउंट करती हैं। पैडोमीटर्स आ गए हैं जो आपके स्टेप्स काउंट कर रहे होते हैं, जिससे आपको पता चलता रहता है आप क्या खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। कोशिश करें शुगर्स कट करें, फैट्स कट करें, अपनी डाइट में से हेल्दी और फिब्रस कार्ब्स लें और प्रोटीन का जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें ताकि उनको बेनिफिशियल हो जो वो एक्सरसाइज करें। सही, प्रोटीन का इस्तेमाल करें। चलिए डेमो हम देखना चाहेंगे। ठीक है, अगर डेमो के लिए सबसे पहले जो होम बेस्ड वर्कआउट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग जो शिकायत करते हैं कि हमारे पास जो है वो इक्विपमेंट्स नहीं है, वी कैन हैव जिम, और हमें जो है वो एक्सरसाइज करनी है घर में फिट रहने के लिए। तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो सबसे पहले जो है जो एक माय फेवरेट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ योर लेग्स, कि आपकी कार कितनी, मैं एग्जाम्पल एकदम कार कितनी भी अच्छी हो, उसकी बॉडी कितनी भी अच्छी हो, उसके अंदर कितना भी अच्छा पेट्रोल डाल दें, जब तक व्हील्स अच्छे नहीं है तो उसका कोई काम नहीं है। तो लेग्स के लिए सबसे पहले वो इसके अंदर जो है सब रिलेट करते हैं। स्क्वाट्स के लिए सबसे पहले बेसिक आपने जो भी आपकी नेचुरल स्ट्राइड है उसमें आपने जो है वो खड़े रहना है, स्टैंड करना है। उसके लिए जस्ट गो लो with your hands, posture straight 90 degree angle, कोशिश करेंगे फॉर्म हो रहा है, and push yourself up. Just keep moving with low and up, go down and move up. इसके लिए आप होम बेस एक्सरसाइज जो बिगिनर्स हैं वो 8 से 10 रिपीटिशंस कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ आप इसको ग्रेजुअली इंटेंसिटी को, इसकी फ्रीक्वेंसी को, इसके अंदर बहुत सारी फिर जो वेरिएशन आती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग एक एक चीज़ करके स्क्वाट्स कर करके बोर हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि वो स्क्वाट्स कर सकते हैं, साथ में जो है वी कैन डू जंप स्क्वाट, जिसके अंदर हम स्क्वाट करके जंप ले सकते हैं। वी कैन डू 1 and 2 जंप कर सकते हैं। साथ में हम स्क्वाट्स की एक और वेरिएशन है जिसके अंदर हम स्क्वाट करते हैं और टो टैप करते हैं। स्क्वाट एंड टैप योर टो, स्क्वाट। देखने में तो ये बड़ी आसान सी एक्सरसाइज लग रही है, करते वक्त अगर आप डेली, वो मैंने बात की, डेली आप करते रहेंगे इस चीज को तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इस चीज की इंटेंसिटी को, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। शुरू में हो सकता है कि आपको मसल शोरनेस भी हो, पोस्चर भी आपका थोड़ा खराब हो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा पोस्चर की जहाँ तक बात है, पोस्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इट। अगर मैं अपनी बैक को थोड़ा सा भी आगे करता हूँ या हेड को थोड़ा सा भी टिल्ट करता हूँ, तो एक्सरसाइज करते हुए हमें पता नहीं चलता, लेकिन हेड अगर मेरा जरा सा भी टिल्ट हो रहा है तो मेरी स्पाइन के ऊपर मोर देन 90 पाउंड्स वेट आ जाता है। जिसकी वजह से लोग फिर शिकायत करते हैं कि हम लेग्स की एक्सरसाइज कर रहे थे लेकिन हमारे बैक में पेन आ रहा है। तो वो पोस्चर को आपने जो है पोस्चर बहुत जरूरी है। स्क्वाट इज वन ऑफ देम। उसके बाद हम लेग्स की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर हमारे क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और हमारा अपर बॉडी टू। उसके अंदर हम लंजेस करते हैं। लंजेस के लिए हम बिल्कुल स्ट्रेट वैसे ही खड़े होंगे। जस्ट मूव योर स्ट्राइड फॉरवर्ड, मेक अ 90 डिग्री एंगल एंड कम अप। इसकी भी आप 8 से 10 रिपीटिशंस कर सकते हैं। अगर आप इजी फील कर रहे हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितना भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर भी वेरिएशंस है, अगर आप करना चाहें तो इस लंजेस के अंदर भी आप फ्रंट लंज कर सकते हैं, देन कम बैक, यू कैन डू साइड लंज, कम बैक, यू कैन डू बैक लंज एज वेल एंड कम बैक। सबके अंदर वही मसल्स आपके लेग्स के
काम कर रहे हैं, बस साइड लंज के अंदर जो है आपके इनर थाइस के जो मसल्स होते हैं वो भी साथ काम लेकिन बिगिनर्स को, एमेचर्स को सिर्फ लंजेस करना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत अगर जी बिल्कुल स्टार्ट आपने बेसिक लंजेस से करना है, एज वी सेड अर्लियर, कि स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजों को इंक्रीज करना है। और लोग हमारे यहाँ आपको पता है कि बोर फौरन हो जाते हैं, मोटिवेशन लूज कर देते हैं। तो अगर ये चीजें पता होंगी कि हमें इंक्रीज किस तरह से करनी है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, तो वो ज्यादा बेटर होगा। ये दो एक्सरसाइजेस तो हमारी लोअर लिम्ब की हो गई, जो मेनली प्राइमरली हमारे लोअर लिम्ब के मसल्स को टारगेट करती हैं। देन वी हैव पुशअप्स, easiest and most common exercise of upper body। उसके लिए जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना, जिनका फर्स्ट टाइम है, बिगिनर्स हैं, वो सबके घर में सोफा या चेयर्स होती हैं। यू कैन यूज इट फॉर योर सपोर्ट, जस्ट होल्ड योर दिस एंड गो डाउन एंड कम अप, गो डाउन एंड कम अप। ये देखने में भी आसान है, करने में भी आसान है। और जब आप इसके अंदर जो है वो मास्टरी कर लें तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज करें। यू कैन डू ऑन फ्लो, उसके साथ कर सकते हैं। दूसरा, आपकी जो ओवरऑल बॉडी के लिए या कोर स्टेबिलिटी के लिए जो एक एक्सरसाइज है, जो मसल इम्बैलेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा हम लोग कराते हैं। जो लोग जो रिहैब में आ रहे होते हैं, किसी इंजरी के अंदर रिहैब कर रहे होते हैं, कार्डियक रिहैब कर रहे होते हैं, या कोई ट्रॉमा से बाहर आ रहे होते हैं, उनके लिए हम कराते हैं प्लैंक होल्ड्स। प्लैंक होल्ड्स में आपने कुछ भी नहीं करना, बस आइसोमेट्रिकली अपनी बॉडी को एक शेप में, एक मूव में स्टैंड करना है। यू कैन गो डाउन विद इट। इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशन है, जिसके अंदर आप ऐसे रह के अपने शोल्डर्स को टैप कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा सकते हैं। सही। और अगर इसके अंदर आप मास्टर हो जाएं तो फिर आप फ्लोर पे। लेकिन तैमूर, ये प्लैंक जितना आसान देखने में लग रही है, अगर इसको आप परफॉर्म करें तो ये शायद सबसे मुश्किल एक्सरसाइज यही है। सबसे मुश्किल एक्सरसाइज यही है, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इशू होता है, ये आपके छोटे जो प्रोन मसल्स होते हैं, बिल्कुल छोटे मसल्स बॉडी के, उन सब मसल्स को टारगेट करती है। और अनफॉर्चुनेटली हम उन मसल्स को अपने ट्रेन करते नहीं है, हमारी डाइट प्रॉपर होती नहीं है, तो 10 to 20 सेकेंड्स में हम लोग जो ये 4 एक्सरसाइजेस तो आपने बताई कि घर में बैठ के लोग कर सकते हैं और कोई खास इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं है। तो डाइट के ऊपर आप बता रहे थे कि 80% आपकी डाइट है और 20% एक्सरसाइज है। अब कोई इंसान ये चारों एक्सरसाइजेस करता है, बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, घर के अंदर करता है, तो उसके साथ उसको डाइट कैसे मेंटेन रखनी चाहिए? ये एक्सरसाइज तो एज यू सेड के 20% अपना काम कर रही है, वो आपके मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करेगी, मसल्स को मोल्ड करेगी अच्छे शेप के अंदर। लेकिन जो डाइट है वो आपके मसल्स और बॉडी का फ्यूल है। वो आपको फ्यूल अच्छा मिलेगा तो फिर आप अच्छे तरीके से चल पाएंगे। इट्स लाइक अ कार जिसके अंदर ऑयल अच्छा नहीं है, पेट्रोल अच्छा नहीं है, और हम उस गाड़ी को चलाए जा रहे हैं, तो वो कभी भी प्रोडक्टिविटी उसकी अच्छी नहीं होगी। आपको हम जो डाइट है वो इस तरीके से अच्छी कर सकते हैं, जैसे कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं, कोशिश करें उसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, जो भी बैड फैट्स होते हैं, कुछ फैट्स अच्छे भी हैं, जैसे एग्स के अंदर, फिश के अंदर, ओमेगा 3, ओमेगा 6 गुड फैट्स, आप वो फैट्स लें। लेकिन फैट्स लाइक कैंडीज, हम लोग चलते फिरते, सबसे घर का सबसे बड़ा इशू, कोई भी खा रहा है उसके साथ थोड़ी सी कैंडी खा ली, कोई भी स्वीट डिश है थोड़ी सी खा ली, आइसक्रीम्स थोड़ी बहुत क्वांटिटी में, मीठे वाली जो चीजें हैं, बस शुगर सबसे जो मैं तो वैसे डायलॉग है मेरा कि मीठा जहर है, मीठा जो आप खा रहे हैं तो वो जहर है, तो उसको आप जितना कम कर सकते हैं, कट करेंगे अपनी डाइट में से, तो वो जो है आपको बेनिफिशियल। बहुत शुक्रिया तैमूर महमूद, आप हमारे शो पर आए और बहुत ज़बरदस्त आपने हमें डेमो भी करके दिखाया और बहुत ज़बरदस्त आपने हमें फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी बातें भी बताई हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी आज पता ये चला होगा कि डेफिनेटली अगर आप स्पोर्ट्स की फिटनेस के हवाले से बात करते हैं तो अगर आप इसको स्टडी कर लें तो आप बहुत ज़्यादा बेहतर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर और अपकमिंग आपके जो भी ड्रीम्स हों वो उन तमाम के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए। सो गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से हमने आपको बताया कि आप किस तरीके से फिट रह सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी हेल्दी लाइफ को मूव ऑन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे हम बजट के हवाले से। तो बजट के सेशन में हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ बात हो जाए बजट के हवाले से तो आपको बताएं नए बजट में खसारे का अंदाजा 12 खरब रुपए से जायद लगाया गया है। मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि विफाकी बजट अवामी तवक्कुआत के मुताबिक होगा।
क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें कितनी बढ़ेंगी, नया बजट आसानी लाएगा या मुश्किलात बढ़ाएगा, अवाम ने फिर उम्मीदें लगा ली। 5500 अरब का बजट आज मुशीर खजाना मुफ्ता इस्माइल कौमी असम्बली में पेश करेंगे। आइंदा माली साल तरक्याती मंसूबों के लिए 20 खरब 43 अरब रुपए रखे जाएंगे। वफाक का तरक्याती प्रोग्राम 930 अरब रुपए, सूबों का तरक्याती बजट 10 खरब 13 अरब रुपए का होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 575 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आबपाशी के निजाम के लिए 65 अरब रुपए, रेलवे के लिए 39 अरब रुपए खर्च होंगे। तवानाई के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गवादर प्रोजेक्ट्स और एयरपोर्ट के लिए 10 अरब रुपए खर्च होंगे। टैक्स वसूली का हदफ 4500 अरब रुपए होगा। आइंदा माली साल दिफा के लिए 1100 अरब और गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए 1600 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। आइंदा बजट में ज़राई तरक्की का हदफ 3.8%, सनत का 7.6% और खिदमात के शोबे की तरक्की का हदफ 6.5% मुतवक्का है। अफरात ज़र की शरह को 6% तक महदूद रखा जाएगा। चलिए जी, बजट आज पेश होने जा रहा है और लेट्स सी के बजट के हवाले से अब क्या इकदाम किए जाते हैं और आने वाला बजट किस हद तक बेहतर साबित होता है। बजट के सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है शाहिदा वज़ारत साहिबा ने, माहिर माशियात हैं, साथ साथ डीन है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की, और उनके साथ मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिफ महमूद साहब, और उनके साथ मौजूद है हमारे सीनियर सहाफ़ी जो हैं नफीस नईम साहब। तो ये तीनों ने हमें ज्वाइन किया है और आज हम बजट के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम मैडम से स्टार्ट करते हैं। मैडम, आप ये बताइएगा कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कितने बेहतर रहे? देखिए, गवर्नमेंट ने जो इंडिकेटर्स दिए हैं उसमें कुछ में काफ़ी बेहतरी मालूम हो रही है और कुछ तो बहुत नेगेटिव भी रहे हैं। तो अब ये है कि ये आपको गवर्नमेंट की क्या मतलब, ये गवर्नमेंट की फिगर्स हैं और किस हद तक ये दुरुस्त हैं ये मुझे नहीं पता, मगर इनके फिगर्स के मुताबिक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा किया है, मतलब बहुत बेहतर किया है पहले से। और इसी तरह मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग उसकी भी काफ़ी बेहतरी रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर की 6.2%। तो अब ये सारा मुनासिर है कि किस हद तक ये फिगर्स जो हैं ये काबिल। अच्छा मैडम, ये बताइएगा आप बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर अगर हम जाएंगे तो वो कितने हद तक वो सही हैं या नहीं सही, उस पर मज़ीद बहस हो सकती है। लेकिन एक आम आदमी की समझ में जो बात आती है, हुकूमत क्लेम कर रही है कि शरह नमू जो है यानी तरक्की की शरह वो 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। तो अगर हम पिछले पूरे डेकेड के ऊपर नज़र डालें तो हमें नज़र आता है ग्राउंड रियलिटीज़ इससे क्या मुख्तलिफ नहीं है? ग्राउंड रियलिटीज़ तो बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं समझती हूँ कि कॉमन मैन के हालात बहुत ख़राब हुए हैं पिछले कई अरसे से, और मैं समझती हूँ कि ये चूँकि इलेक्शन ईयर है तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत बढ़ा चढ़ा के अपनी खिदमात का वो कर रही है कॉमन मैन के लिए। मगर अगर आप देखें तो ये सारी, सिर्फ ये हुकूमत नहीं, सारी सियासी जमातें सिर्फ इनको आवाम का ख्याल जब आता है जिस वक्त इलेक्शन ईयर होता है, और पूरे 5 साल ये सारी सियासी जमातें आवाम से बहुत दूर, बहुत ज़्यादा डिसकनेक्ट है, और ये आवाम के लिए मैं समझती हूँ कुछ नहीं करती हैं क्योंकि इनके एजेंडे जो हैं वो बड़ी कंपनियां जो हैं, बाहर की कंपनीज, उनकी खिदमत करना, वो रिसोर्सफुल कंपनियां हैं, उनके मफादात को लेके चलती हैं। और ये सिर्फ इस गवर्नमेंट का नहीं, सारी सियासी जमातों का मैंने गौर किया है। इस गवर्नमेंट का नहीं है, सबका है, इस गवर्नमेंट का भी है। सही। अनवर काशिफ मुमताज साहब, मैन्युफैक्चरिंग और जो दीगर हमारी जो ग्रोथ है उसमें कुछ बेहतरी हुई है इंडस्ट्री ग्रोथ में, लेकिन अहम अहदाफ हासिल नहीं हुए। देखिए, सबसे पहले तो ये एक रिपोर्ट कार्ड है जो एक बच्चा लेके घूमता है, मैं प्रमोट हो गया, सही, ठीक है ना। जब अब आपने इलेक्शन से पहले आप लेके आए हैं जी मैं प्रमोट हो गया, प्रमोट के मार्क्स क्या हैं उसको किसी ने पता कि 33 नंबर, हर चीज़ में 33 नंबर आए हैं आपके, आप प्रमोट हो गए। बात ये ठीक है कि हुकूमत ने ये काम किया, लेकिन इशू जो है ना वो ये है कि इन नंबर्स पे कोई बिलीव नहीं करता। सही। कितने बड़े भी माहिर माशियात आप बुला के ले जाएं, कितने बड़े भी टैक्स एक्सपर्ट को बैठा दें, जो लोग उधर बैठे हुए हैं, जो लोग अवाम हैं, जिनका बजट है, वो इस नंबर्स पे बिलीव नहीं करते। क्यों नहीं बिलीव करते हैं? क्योंकि दूध महंगा हो रहा है, शक्कर महंगी हो रही है, स्कूल फी महंगी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो रही है। उसको क्या फर्क पड़ता है कि 3.8 एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्रीज हो गया हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज हो गया, उसको क्या फर्क? नंबर गेम से आम आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बजट होता है, अगर आप बात करते हैं आम आदमी के लिए होता है, आम आदमी को कुछ भी नहीं मिलता। ये तो ड्राइंग रूम में बैठ के एक अच्छे माहौल में कॉफी पी के आप बात करते हैं, यार ये जो है ना ये परसेंटेज 1% ऊपर हो जानी चाहिए, नहीं 4% ऊपर कम हो जानी चाहिए। ये सब बातें तो मेरे ख्याल में रह गई हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट
चीज़ जो है, पाकिस्तान में एक स्टैटिस्टिक ब्यूरो है, मैडम उसको इंडोर्स करेंगे, जो कि इदारा होता है जो नंबर को इंडोर्स करता है, वो पाकिस्तान में उसकी कोई एज अ रेगुलेटर कोई हैसियत नहीं है। ठीक, वो कहीं मैंने उसको नहीं देखा कि वो रिटेलिएट करे कि जी ये नंबर जो आए हैं ये गलत हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये जब नंबर लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है तो ये जब एक नंबर गेम है, शायद उसकी वजह अनवर भाई ये हो सकती है कि जो स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ब्यूरो शुमारियात की, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है रेगुलेटरी की तरह, जो कि उसे काउंटर करे और बताए। नफीस भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। नफीस भाई, अनवर साहब जैसे कह रहे हैं कि जो नंबर गेम है आम आदमी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हर साल बजट आता है और अवाम यही कहती है कि भाई पहले से ज्यादा महंगाई हो गई। और साथ साथ एक और चीज भी ऐड ऑन करना चाहूंगी नफीस साहब, ये जो बजट आया है इसमें एक अजीब सा फस भी मौजूद है, क्योंकि अपोजिशन जमातों की जानिब से काफी ज्यादा इसके ऊपर ये एम्फसाइज किया गया है कि पेश करना भी चाहिए, 3 महीने का बजट पेश कर देते, क्या जरूरत थी कि आप साल का बजट लेके आ रहे हैं। सबा हम देखते आए हैं कि तमाम बजट में जब शुरू होता है बजट की सबसे पहले डिबेट ही होती है कि ये अब आवाम दोस्त है, फ्रेंडली है कि नहीं है, क्या इसमें मराद कितनी दी गई हैं, टैक्स कितना लगाया गया, इसकी डिबेट ज़्यादा होती है। ये वाहिद ऐसा हुआ है कि इसकी लीगैलिटी पे ज़्यादा बात हो रही है कि क्या हुकूमत अहल भी है कि ये बजट पेश कर सके, क्योंकि 1 महीना रह गया हुकूमत के लिए। डिबेट की जा रही है, खुद इमरान खान ने बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है, शाह महमूद कुरैशी को एक उन्होंने काम और असद उमर को जो है वो काम दे दिया गया कि आप जो है प्रोटेस्ट करेंगे असम्बली के अंदर। पीपल्स पार्टी भी कह रही है हम प्रोटेस्ट करेंगे। कहा जा रहा है कि हुकूमत अहल नहीं है कि वो 1 साल का 30 दिन की हुकूमत जो है वो 1 साल का बजट पेश कर दे। हुकूमत को 3 या 4 माह का बजट पेश करना चाहिए, जिसका मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया कि LOC पर क्या हम फायरिंग को 3 महीने के लिए कह देंगे, उन्हें रोक दें, या हम किसी की तनख्वाहें जो वो 3-4 महीने के लिए बढ़ाएं, ऐसा नहीं है हम। लेकिन एक और बात भी जो कानूनी पहलू ये है कि हुकूमत जो है वो 1 साल का बजट पेश करने में कानूनी तौर पर उस पर वो है, उसमें कोई उसकी वो नहीं है पाबंदी कि वो ना पेश कर सके। ये एक इशू बहुत ज्यादा है जो किया जा रहा है। लेकिन नफीस भाई, कानूनी मसले से ज्यादा इस वक्त अखलाकी मसला है ना, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कमजोर इस वक्त हो चुकी है, तितर-बितर हो रही है। उनके खुद के साबिक वज़ीर आज़म जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट अगर 4 महीने का बजट पेश करती है या 1 साल का बजट पेश करती है लेट्स से, उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगी वो खुद मुख्तार है, वो आज़ाद है, वो चाहे तो तरामीम ला सकती है, वो जो भी चाहेगी अपने। देखें, बजट का ये होता है तरजीहात तय करना। इनका 2 तरह का होता है ना कि आपने जितने शोबाजात में आपने क्या क्या उनके टारगेट आपने दिए, और रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन आपके 2 टारगेट्स होते हैं। जब गवर्नमेंट ने ये अपनी तरजीहात तय कर ली, उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट जाती है, अगर वो उसके हिसाब से नहीं चल रही वो चेंज कर दे, तो लेकिन इसके जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट गवर्नमेंट की आपने बात की है, मैडम से पूछते हैं। मैडम, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी अब, आपको क्या लगता है उसके लिए अब क्या चैलेंज होगा? GDP का चैलेंज होगा या सस्टेन करने का चैलेंज होगा? देखिए, जो नई हुकूमत आएगी, मैं समझती हूँ कि काफ़ी हमारी मईशत में बहुत गंभीर मसाइल हैं, और उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि आप देखिए कि कहा यह जा रहा है बहुत अरसे से कि करंट अकाउंट में बहुत बड़ा डेफिसिट है, बिल्कुल, और बजट डेफिसिट्स भी हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा तो चैलेंज ये होगा, मगर हालांकि मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों इतने बड़े ये कहा जा रहा है कि इतने बड़े बड़े ये डेफिसिट्स हैं, क्योंकि अगर आप बजट डेफिसिट्स को देखें और हमारी हुकूमतों की, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतों की, खासतौर पे पंजाब की हुकूमत की, उनकी तय्युशात देखें, तो आपको ये नहीं लगता कि इनके पास कोई ऐसा क्रंच हुआ है या कोई बहुत कमी है पैसे की, या कुछ बहुत अल्ले तलल्ले हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे पंजाब हुकूमत का तो देखिए कि उन्होंने 56 कंपनियां बनाई हुई हैं, और उन 56 कंपनियों को वो जो तनख्वाहें दे रहे हैं, मैंने सुना है किसी को 50 लाख रुपए महीना भी दे रहे हैं, और 25 लाख 30 लाख तो आम वो तनख्वाहें दे रहे हैं। तो अब सवालात ये पैदा होते हैं कि अगर वाकई इतना सीरियस क्राइसिस है तो ये क्यों इतने अल्ले तलल्ले कर रहे हैं? एक बात, और सिर्फ एक कंपनी नहीं है, 56 कंपनियां हैं। दूसरी बात जो बुनियादी चीज है वो ये है कि इनके पास इतना दौलत कहाँ से आ गई कि ये उसको यूं उड़ा रहे हैं। मैं समझती हूँ चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि इसका भी पता करें कि ये इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, पंजाब हुकूमत की खास तौर पे, कि इनके पास इतनी दौलत आ गई है कि 50 लाख रुपए महीना पे उन्होंने लोग रखे हैं। आप ठीक कह रही हैं, इस पे बिल्कुल बात होनी चाहिए। इनफैक्ट चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी है कि जो पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी टोटल आमदनी लगभग 2 लाख रुपए है, तो उनकी आमदनी से बहुत ज्यादा और लोग कमा रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ऐसा लग रहा है कि पंजाब के जो वजीर खजाना है वो अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रही हैं, उन्होंने कहीं से पैसे का बंदोबस्त किया है, कोई उनकी फंडिंग कर रहा है, और उस फंडिंग से वो
अपना एक ग्रुप बना रही हैं जो उनके लिए लॉयल रहेगा। हो सकता है वो कोशिश करें कि उसमें से ये कोई केयर टेकर्स में आ जाए, तो फिर केयर टेकर्स भी उनकी मुट्ठी में होंगे और वो पर्स की स्ट्रिंग्स उनके हाथ में होंगी। एक चीज। दूसरी, करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर आप बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हम वक्फे पर वापस आके करेंगे, क्योंकि अभी हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है और बात हो रही है बजट के हवाले से। आज बजट 2018 और 19 पेश होने जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज जनाब बजट के इस सेशन में आपको कह रहे हैं हम बहुत सारा खुशामदीद, क्योंकि बात हो रही है बजट के हवाले से और बात हो रही है आम आवाम के हवाले से। हमारे साथ हमारे एनालिस्ट तो मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले अब आपको ये बताते हैं कि हमारी जो आवाम है वो क्या कह रही है, उनका क्या रिएक्शन है। तो आइए देखते हैं। की उम्मीद तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं कि वो उनका अपना घर भरता नहीं है। आवाम बेचारी क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। इनकी अपनी मर्जी होती है, जैसा बजट चाहते हैं लेकर आते हैं। पब्लिक ने बेचारी ने जब से पाकिस्तान बना है आवाम लुटती आ रही है और लुटती रहेगी। वफाक जो बजट पेश कर रहा है उसमें हमें उम्मीदें तो कोई नहीं है इनकी लोगों की। जो पहले भी इन्होंने क्या किया, अब भाई क्या करेंगे। 4 सालों में इन्होंने आवाम को क्या दिया है? अंधेरे, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। यही उम्मीद है कि इस जो बजट पेश होगा तो इसमें जो है ना हम गरीबों के लिए, हम जो कारोबारी लोग हैं, जो दुकानदार है, जो नीचे तबका है, उसके लिए कुछ बजट जो है ना कुछ मुनाफा, कुछ रिलीफ मिल जाए। तो हम हर साल करते हैं, लेकिन इस साल भी अखबारों में, मीडिया पे तो बता रहे हैं कि इस बार गरीबों वाला बजट है, लेकिन लगता नहीं है। जो लोग बैठे हैं वो अपने हिसाब किताब से उसको पेश करेंगे और उन्हीं के लिए बजट आएगा। आवाम तो सड़कों पर है। अब ये जो बजट है, मुझे नहीं लगता कि ये जितने 5 साल रहे हैं और इन्होंने कोई बजट में कोई एक सरकारी मुलाजमीन को कुछ बेनिफिट दिया हो, या मुझे नहीं लगता कि ये दोस्त बजट हो। तो बजट के हवाले से अवामी तासुरात आपने सुने अनवर भाई, ये अवाम की बात है, अवाम ये सोच रहे हैं। अवाम जो है ना एक डिस्कनेक्ट है, जो हमेशा से होता आ रहा है। मैं इतने सालों से बजट को फॉलो कर रहा हूँ। ये वो नंबर गेम्स हैं जो इससे अवाम को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इनको चाहिए रिलीफ, और रिलीफ कोई देने को तैयार नहीं है। सही। अब वो कैसे आएगा, उसकी एक बहुत लंबा प्रोसेस है। उसमें चीज़ें, सिस्टम को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रेगुलेटर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिर जाके ये नंबर्स जो है ना ऑथेंटिकेट होंगे और बड़े मतलब आप रिलाई कर सकेंगे इन पे। लेकिन जो इशू है ना वो ये है कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन के लिए सेल टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, इससे महंगाई बढ़ती है। मैंने साबुन खरीदना, वो महंगा हो गया, आम आदमी मुतासिर हो जाता है। जिस पे टैक्स लगना चाहिए उस पे टैक्स नहीं लगता। ये जो फिनोमेना है ना, इसको चेंज होना चाहिए। वो फिनोमेना चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज इजी होता है किसी भी चीज की प्रोडक्ट पे सेल टैक्स लगा दिया, लेकिन मैं जब खरीदने जा रहा हूँ एज आम आदमी तो वो जो है वो महंगा मिल रहा है मुझे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो रिलीफ की जहाँ तक बात है, 300 अरब से जायद जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि देंगे, क्योंकि ये और 200 अशिया पर जो है रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो ख़त्म की जा रही है, इसमें एक्सपेक्टेड है। क्योंकि जो पॉलिटिकल हलकुन मुखालफिन ने जो आवाज़ें कसी थी ना, जो मुखालफत की गई थी कि ये बजट ना पेश किया जाए, उसकी वजह ये थी कि ये से कहा जा रहा है कि बजट की सूरत में पॉलिटिकल ब्राइब जो है वो नून लीग देगी। नून लीग अपने उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी इस बजट में, जो उसके 3 स्टॉलवर्ड्स के जाने से हो गया है, नवाज शरीफ साहब, वजीर ख़जाना साहब, और जो आपके अभी वजीर ख्वाजा आसिफ गए हैं। और क्योंकि देखें पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कोई जमात जो है वो अपनी टेन्योर में 6ठी मरतबा बजट पेश कर रही है, और एक अनइलेक्टेड पर्सन जो है वो बजट की स्पीच जो है वो डिलीवर करेगा, मिफ्ता इस्माइल साहब, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि 18th अमेंडमेंट में ये हो चुका है, प्रोविजन है कि वो कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जो 300 अरब रुपए की जो रिलीफ देंगे आवाम को, और जो उसमें 200 अशिया पर ड्यूटी खत्म करने, इसमें वाकई में आवाम का भला होगा। हम देख चुके हैं इससे पहले 90 अरब रुपए का नुकसान करवा चुके हैं एमनेस्टी के जरिए, जो 5,21,000 लोगों को टैक्स नेट से बाहर निकाल दिया गया। ये जो
जो सैलरीड क्लास थे हमने देखा था कि 4 लाख से 1.2 मिलियन पर ले गए थे ये। तो ये हवाले से अब ये लोग क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि नून लीग जा रही है, जाते जाते जो आने वाली गवर्नमेंट है उसको ना डबो जाए, उसको ना डबो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आने वाली गवर्नमेंट भी यही सोच रही होगी अपने तौर पे तो कि अच्छा है ये 1 साल का बजट देके भी जा रहे हैं, क्योंकि हमें फिर आते ही जो है बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी और फिर उसके अंदर चेंजेस करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बनेगा वो। अच्छा मैडम, हम कुछ बात कर रहे थे आपसे करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से, जिसमें यही इशू रहा इस साल पूरा कि सुपर टैक्स का इशू है या फिर होल्डिंग के हवाले से जो है वो इशू रहा, इस हवाले से मजीद बताएं। देखिए, बहुत अरसे से हमें यही बताया जा रहा है कि करंट अकाउंट में बहुत डेफिसिट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और मतलब गवर्नमेंट के तौर तरीकों से नहीं लग रहा है कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा हो रही है। आप देखिए गवर्नमेंट, आप उसको देखिए जो हमारे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैं, तो आप देखेंगे कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऐसी तायुशात जिनकी अगर ऐसी क्राइसिस सिचुएशन है तो कोई जवाब नहीं है कि आप कपड़े और परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स और लेटेस्ट मॉडल गाड़ियां सब खरीद रहे हैं और आप रोते भी जा रहे हैं कि हाँ करंट अकाउंट पे डेफिसिट बहुत बढ़ रहा है। अगर किसी मुल्क में इतना सीरियस क्राइसिस हो रहा होता है तो ये करता है कि आर्जी तौर पे इन तायुशात की जो इंपोर्ट्स हैं उनको रोक देता है और ताकि आप अपना बैलेंस कर लें, जो आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं और जो आपकी इंपोर्ट लायबिलिटीज हैं उसमें थोड़ा सा तवाज़ुन आ जाए। मगर गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, सारी तायुशात इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद फौरन वो निकलेंगे भीख का प्याले लेके कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है, अब IMF के। तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट को उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो अगली वाली गवर्नमेंट को बांध दें IMF से कर्जे लेके। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए 93 में भी यही हुआ था कि जब मोइन कुरैशी आए थे, उन्होंने अपने आखिरी जाते जाते एक दिन पहले उन्होंने IMF के साथ एक मुआहदा कर दिया था और उसके बाद बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने फिर बार बार 5 साल वो यही कहते रहे कि हमारे तो ऑप्शंस सारे क्लोज हो गए थे क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट ने मुआहदा कर दिया था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को कि वो इस किस्म के कोई जवाब वो ना करे, उसके पास कोई जवाब नहीं है अगली हुकूमत को इन कर्जों में बांधने का। कि अगली हुकूमत के पास जवाब इनके पास मौजूदा हुकूमत के पास नहीं कि अगली हुकूमत को मुश्किल में डालें और इनका जो तर्ज अमल है, हिकमत अमली है, वो भी सही नजर नहीं आ रही। जी, और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हुकूमत नई आएगी उसको भी चाहिए कि वो इनको बावर कर दे कि अगर हुकूमत ने किस किस्म के कोई मुआहदे किए बैनुल अक़वामी ताकतों से उस पीरियड के लिए जिसमें उनका मैंडेट होगा तो वो उसको नहीं मानेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी से बता दें ताकि फिर ज्यादा बेहतर होगा, हुकूमत उसी के मुताबिक स्टेप टू स्टेप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस आगे वालों को फॉरवर्ड कर देना चाहिए। अच्छा, टैक्स की जहाँ तक बात हो रही है तो एक ये जो बात हो रही है, जो इंटरनेशनल इदारे होते हैं, जो डोनर एजेंसी होती है, उनको इससे ताल्लुक नहीं है। अच्छा, कि ए की हुकूमत आ रही है, बी की हुकूमत आ रही है, मैं इस हुकूमत को लाइक करता हूँ, अगली हुकूमत को लाइक, वो करते हैं पाकिस्तान से मुआहदा। ठीक है ना, पाकिस्तान से मुआहदा अगर ये कोई आदमी डिसोन करेगा उसके